दोस्तों कहते हैं कि जब जुल्म हद से गुजर जाता है तो कुदरत कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालती है। सुल्तानपुर की टूटी झोपड़ियों में लोगों की उम्मीद दम तोड़ चुकी थी। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि गरीब की मजदूरी भी रसूखदारों की जेब में जा रही थी। ऐसे में चार्ज संभाला एक युवा तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी साक्षी मिश्रा ने। उनके आने से महकमे में हलचल थी तो गरीबों की बुझी आंखों में एक नई चमक। सुल्तानपुर के लिए वह सिर्फ एक आईपीएस नहीं, एक ढाल थी। चार्ज संभालते ही साक्षी ने फाइलें खुलवाई, पुराने मामले देखे, जमीन के झगड़े, चोरी के केस, घरेलू हिंसा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें। ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन साक्षी जानती थी कि असली सच्चाई कागजों में नहीं, गांव की मिट्टी में छुपी होती है। एक शाम जब वह ऑफिस से निकलने ही वाली थी, तभी एक चपरासी उसके पास आया और एक सादा सा लिफाफा थमा दिया। उस लिफाफे पर बस इतना लिखा था, आईपीएस मैडम के लिए। ना भेजने वाले का नाम था, ना पता। साक्षी ने लिफाफा खोला और अंदर रखी चिट्ठी पढ़नी शुरू की। लिखावट टेढ़ी थी और शब्दों में डर साफ महसूस हो रहा था। चिट्ठी में लिखा था कि सुल्तानपुर के पास बसे रामपुर गांव के मजदूर मनरेगा में सालों से काम कर रहे हैं। तालाब खोदा गया, सड़क बनाई गई, लेकिन मजदूरी नहीं मिली। गांव का प्रधान ठाकुर बलदेव सिंह सबका पैसा खा गया और उसके आदमी शिकायत करने वालों को मारने की धमकी देते हैं। बच्चों के लिए घर में अनाज नहीं है और आखिरी उम्मीद अब पुलिस ही है। चिट्ठी के आखिर में कोई नाम नहीं था। साक्षी ने चिट्ठी दोबारा पढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। वह जानती थी कि अगर यह सच है तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि जिंदा लोगों को धीरे धीरे मारने का तरीका है। उसने तुरंत अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को बुलाया। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ी और गहरी सांस ली। उसने कहा, मैडम, यह मामला आसान नहीं है। प्रधान बहुत पहुंचा हुआ है। अगर वर्दी में टीम भेजी तो सबूत मिट जाएंगे और गवाह मुंह नहीं खोलेंगे। साक्षी खिड़की के पास गई और बाहर अंधेरे में डूबते गांव की तरफ देखने लगी। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, इस बार जांच वर्दी में नहीं होगी, इस बार सच्चाई जमीन से निकाली जाएगी। अर्जुन चौंक गया और पूछा, आप क्या कहना चाह रही हैं? साक्षी की आंखों में एक ठंडी चमक थी। मैं खुद गांव जाऊंगी, एक आम औरत बनकर, मजदूर बनकर। अर्जुन घबरा गया। मैडम, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आपकी पहचान खुल गई तो साक्षी ने उसे वहीं रोक दिया। डर अगर सच के रास्ते में आ जाए तो वर्दी का मतलब ही खत्म हो जाता है। यह फैसला मेरा है। अगले ही दिन एक सरकारी गाड़ी शहर से बाहर जाती दिखी ताकि सबको लगे कि आईपीएस किसी मीटिंग के लिए गई है। असल में उसी वक्त साक्षी गांव के पास एक छोटे से कमरे में खड़ी थी। उसने अपनी खाकी वर्दी उतारी और सफेद रंग की एकदम सादी साड़ी पहनी। पैरों में पुरानी चप्पल थी और चेहरे की सख्ती को छुपाने के लिए उसने बाल बिखेर लिए। आईने में खुद को देखा तो कुछ पल के लिए वह खुद को पहचान नहीं पाई। सामने आईपीएस नहीं, बल्कि एक थकी हुई ग्रामीण औरत खड़ी थी। सुबह की बस से वह रामपुर गांव पहुंची। रास्ते में बैठे मजदूरों की आंखों में भूख और थकान साफ दिख रही थी। गांव में उतरते ही उसे टूटे घर और कुछ बुजुर्ग चेहरे दिखे। ये जगह चिट्ठी से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। वह सीधे उस तालाब की तरफ गई जहां मनरेगा का काम चल रहा था। धूप तेज थी और मजदूर चुपचाप मिट्टी ढो रहे थे। साक्षी ने खुद को ममता नाम की मजदूर औरत बताया और काम मांग लिया। मुंशी रामदीन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बिना ज्यादा पूछे फावड़ा पकड़ा दिया। जैसे ही उसने जमीन पर फावड़ा चलाया, उसके हाथों में जलन होने लगी। सिर पर तसला उठाते वक्त गर्दन झुक गई। हर कदम पर शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसे आज समझ आ रहा था कि जिन फाइलों में मजदूरी सिर्फ एक नंबर होती है, वह नंबर असल में कितना भारी होता है। दोपहर में वह बाकी मजदूरों के साथ बैठी। सूखी रोटी और नमक खाते लोगों के बीच एक औरत उसके पास आई। उसका नाम पार्वती था। आंखों में दर्द था और आवाज में थकान। पार्वती ने धीरे से कहा, बहन, यहां मेहनत बहुत है लेकिन पैसा कभी नहीं मिलता। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, वह बस सुनती रही। शाम को हाजिरी लगी और सबको बिना पैसे लौटने को कहा गया। मजदूर बिना बोले अपने पने घर चले गए। साक्षी ने गांव के बाहर पुराने मंदिर के चबूतरे पर रात बिताई। लेटे हुए उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि यह खेल कितना बड़ा है और इसके पीछे कौन लोग हैं।
उसी अंधेरे में उसने फैसला कर लिया कि वह यहां से तब तक नहीं जाएगी जब तक इस सच्चाई की जड़ तक नहीं पहुंच जाती। उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह गांव उसके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान बनने वाला है जो पूरे जिले को हिला देगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव की गलियों में हलचल शुरू हो गई थी। साक्षी, जो अब सबके लिए ममता थी, मंदिर के चबूतरे से उठी और ठंडे पानी से मुंह धोया। शरीर में दर्द था, हाथों में जलन थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। उसे पता था कि आज का दिन आसान नहीं होगा। वह चुपचाप काम वाली जगह पहुंची। तालाब के पास वही सन्नाटा, वही फावड़ों की आवाज और वही बुझी हुई आंखें। मुंशी ने दूर से उसे देखा और बिना कुछ कहे काम पर लगा दिया। आज साक्षी पहले से ज्यादा तेजी से काम कर रही थी। वह चाहती थी कि लोग उसे मेहनती समझे ताकि उन पर भरोसा बने। धूप चढ़ने लगी और पसीना शरीर से टपकने लगा। तसला सिर पर रखते समय उसकी गर्दन झुक जाती, लेकिन वह दांत भी कर चलती रहती। उसके सामने एक बूढ़ा मजदूर काका रामलाल बार बार कमर पकड़कर रुक जाता था। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। साक्षी ने खुद आगे बढ़कर उसका तसला उठा लिया। बूढ़े ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, बहन तू नई है फिर भी इतनी मदद कर रही है। साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मजबूरी सबको एक जैसा बना देती है। दोपहर के समय मजदूर पेड़ की छांव में बैठे। पार्वती भी वहीं थी। आज उसके चेहरे पर और ज्यादा थकान थी। साक्षी ने उससे धीरे से पूछा, घर में सब ठीक है? पार्वती ने सिर हिला दिया और कहा, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन दवा के पैसे नहीं हैं। प्रधान से उम्मीद थी, लेकिन वहां से खाली हाथ लौटी। साक्षी का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने अभी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वह जानती थी कि भरोसा धीरे धीरे बनता है। काम खत्म होने के बाद मुंशी ने फिर वही बात दोहराई कि पैसे बाद में मिलेंगे। मजदूरों की आंखों में गुस्सा था, लेकिन जुबान पर ताला लगा था। शाम को गांव में खबर फैल गई कि प्रधान बलदेव खुद काम देखने आने वाला है। यह सुनकर लोगों में डर और बढ़ गया। साक्षी समझ गई कि यह मौका बहुत जरूरी है। अगर वह प्रधान को लोगों के सामने देखेगी तो उसकी असलियत समझने में मदद मिलेगी। अगले दिन दोपहर में प्रधान की जीप धूल उड़ाती हुई आई। वह जीप से उतरा नहीं, बस शीशा नीचे किया। उसके साथ 2 दबंग लोग थे। उसकी नजर मजदूरों पर पड़ी और चेहरे पर घमंड साफ दिखा। एक मजदूर ने हिम्मत करके मजदूरी के बारे में पूछा तो प्रधान ने हंसकर धमकी दे दी। साक्षी ने सब देखा और सुना। उसका खून खल रहा था, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। वह जानती थी कि अभी बोलने का समय नहीं है। उस रात पार्वती चुपके से मंदिर के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि बेटी की हालत बिगड़ रही है। साक्षी से रहा नहीं गया। उसने अपने पास रखे पैसे निकालकर पार्वती के हाथ में थमा दिए और कहा, पहले बच्ची को बचाओ। पार्वती रो पड़ी और उसके पैरों में गिरने लगी, लेकिन साक्षी ने उसे पकड़ लिया। उस पल साक्षी को एहसास हुआ कि यह मिशन अब सिर्फ जांच नहीं रहा, यह इंसानियत की लड़ाई बन चुका है। अगली सुबह गांव में हलचल थी। कुछ लोग साक्षी को अलग नजर से देखने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि यह औरत साधारण नहीं है। साक्षी को भी यह महसूस होने लगा कि खतरा बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ उसे यह भी समझ आ गया था कि लोग अब डर से बाहर आ रहे हैं। कुछ मजदूर धीरे धीरे उससे बात करने लगे, अपनी परेशानी बताने लगे। यह वही पल था जिसका उसे इंतजार था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आगे हर कदम खतरे से भरा है। तीसरे दिन की सुबह गांव में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। साक्षी ने महसूस किया कि लोग पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। कुछ निगाहें उसका पीछा कर रही थीं। वह समझ गई कि उसकी मौजूदगी अब किसी को चुभने लगी है। फिर भी वह रोज की तरह काम पर पहुंची। तालाब के पास आज माहौल और सख्त था। मुंशी बार बार मोबाइल पर बात कर रहा था और मजदूरों को घूर कर देख रहा था। साक्षी फावड़ा उठाकर काम में लग गई, लेकिन उसका ध्यान चारों तरफ था। दोपहर से पहले ही गांव में खबर फैल गई कि रात में किसी ने प्रधान के खिलाफ शहर में शिकायत करने की कोशिश की है। यह सुनते ही मजदूरों के चेहरे पीले पड़ गए। साक्षी जानती थी कि यह खबर जानबूझकर फैलाई गई है ताकि लोगों को डराया जा सके। तभी उसने देखा कि 2 अनजान लोग उसे दूर से घूर रहे हैं। साक्षी ने नजरें झुका ली और काम करती रही। रात होते ही गांव में सन्नाटा पसर गया।
साक्षी मंदिर के चबूतरे पर बैठी हुई थी। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी। उसने मुड़कर देखा तो एक किशोर लड़का छोटू खड़ा था। उसने डरते डरते कहा, दीदी, आपसे कोई मिलना चाहता है। साक्षी समझ गई कि यह बुलावा खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उसने जाने का फैसला किया। लड़का उसे गांव के बाहर पुराने खंडहर की तरफ ले गया। वहां कुछ मजदूर जमा थे। उनके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। एक आदमी शंकर आगे आया और बोला, हैं, पता है आप साधारण औरत नहीं है, आपकी आंखों में हिम्मत है। साक्षी का दिल तेज धड़कन लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शंकर ने कहा, क्योंकि आप डरती नहीं हैं और दूसरों के लिए खड़ी होती हैं। उन्होंने बताया कि प्रधान और उसके लोग रात में गांव वालों को धमकाते हैं। कई मजदूरों से अंगूठा लगवाकर खाली कागज पर दस्तखत कराए गए हैं। साक्षी को यह सुनकर झटका लगा। यह मामला उसकी सोच से भी ज्यादा गहरा था। उसी वक्त उसे दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। सब लोग घबरा गए। साक्षी ने इशारे से सबको चुप कराया और खुद आगे बढ़ी। अंधेरे में दो परछाइयां दिखीं। अचानक एक आवाज आई, ममता, तुम्हें प्रधान बुला रहा है। साक्षी समझ गई कि अब उसका नाम सामने आ चुका है। वह जानती थी कि यह सीधा जाल है, लेकिन अगर वह नहीं जाती तो मजदूरों पर आफत आ सकती थी। उसने गहरी सांस ली और चल पड़ी। उसे प्रधान बलदेव के घर ले जाया गया। अंदर घुसते ही माहौल डरावना था। प्रधान कुर्सी पर बैठा था और उसकी आंखों में शक था। उसने साक्षी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तू यहां कब से है? साक्षी ने खुद को संभालते हुए कहा, काम की तलाश में आई हूं। प्रधान ने हंसकर कहा, बहुत ज्यादा सवाल पूछती है तू। साक्षी ने चुप्पी साध ली। प्रधान ने इशारा किया और उसके आदमी पास आ गए। उसी पल साक्षी को पहली बार लगा कि उसकी असली पहचान खतरे में है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब पीछे नहीं हटेगी। रात गहरी होती चली गई। बाहर गांव सो रहा था, लेकिन अंदर एक बड़ा खेल चल रहा था। साक्षी को यह अंदाजा हो गया था कि अगली सुबह कुछ बड़ा होने वाला है। ये लड़ाई अब सिर्फ मजदूरी की नहीं, बल्कि सच और ताकत के बीच की बन चुकी थी, और इस लड़ाई की कीमत शायद बहुत भारी होने वाली थी। रात का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। प्रधान के घर के अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में खतरे की गंध साफ महसूस हो रही थी। साक्षी शांत खड़ी थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। प्रधान ने कुर्सी से उठकर धीरे धीरे उसके चारों तरफ चक्कर लगाया। उसने कहा, तू गांव में आई और तभी से सवाल शुरू हो गए। साक्षी ने नजरें झुकाए रखी और बोली, पेट की आग सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। प्रधान हंसा, लेकिन उसकी हंसी में शक था। उसी वक्त प्रधान के आदमी अंदर आए और बोले, मुंशी ने खबर दी है कि यह औरत मजदूरों को भड़का रही है। प्रधान की आंखें लाल हो गईं। उसने हाथ उठाकर इशारा किया। साक्षी को लगा अब सच सामने आने ही वाला है। तभी बाहर शोर मच गया। कुछ मजदूर इकट्ठा हो गए थे। पार्वती की आवाज कांपती हुई गूंज रही थी। उसने कहा, अगर इसे कुछ हुआ तो हम सब शहर जाकर सच बताएंगे। प्रधान को अंदाजा नहीं था कि डर अब टूट चुका है। साक्षी ने यह मौका देखा। उसने सीधा खड़े होकर कहा, बहुत नाटक हो चुका है, अब सच सामने आएगा। प्रधान ने गुस्से में पूछा, तू है कौन? साक्षी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे कागजों में दबा सच निकालने आई है। उसी पल बाहर पुलिस की जीपों की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह अपने दल के साथ अंदर घुसा। प्रधान के हाथ कांपने लगे। साक्षी ने अपने बाल पीछे किए और सीधी खड़ी हो गई। उसकी आवाज में अब अफसर की गूंज थी। उसने कहा, मैं आईपीएस साक्षी मिश्रा हूं। सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मजदूरों की आंखों में यकीन और राहत दोनों थे। प्रधान घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके घर से नकदी, फर्जी रजिस्टर और खाली कागज बरामद हुए। सुबह होते ही गांव में सूरज नई रोशनी लेकर उगा। तालाब के पास वहीं मजदूर खड़े थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर डर नहीं था। साक्षी उनके सामने आई और बोली, अब किसी को धमकी नहीं दी जाएगी, हर मजदूर को उसका हक मिलेगा। पार्वती आगे बढ़ी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। साक्षी ने उसे संभालते हुए कहा, यह आपका हक था। कुछ ही दिनों में प्रधान
और उसके साथियों पर केस दर्ज हुआ। मनरेगा की मजदूरी सीधे मजदूरों के खातों में पहुंची। गांव में पहली बार बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। साक्षी ने गांव छोड़ते वक्त सफेद साड़ी उतारकर फिर से वर्दी पहनी, लेकिन उसके दिल में यह गांव हमेशा के लिए बस चुका था। उसने जाते हुए पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन सोचा कि यही असली सेवा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि फाइलों और कागजों में सब कुछ ठीक लग सकता है, लेकिन असली सच्चाई जानने के लिए जमीन पर उतरना और लोगों के बीच जाना जरूरी है। एक अच्छा लीडर वही है जो केवल सुनी सुनाई बातों पर यकीन न कर खुद तथ्यों की जांच करें। दोस्तों, यह कहानी केवल महिला सुरक्षा, मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।